इस वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। सोचिए इन बच्चों में किस कदर धार्मिक जहर घोला गया होगा कि इन्होंने अपने हाथों में पत्थर उठा लिए और इस दौरान तिरंगे पर भी पत्थरबाजी की, तिरंगे का भी अपमान किया। और इसे भी आप इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। इसमें आप साफ देख पाएंगे कि शोभा यात्रा में एक झांकी ऐसी भी थी जिस पर पीछे तिरंगा लगा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने तिरंगे का भी सम्मान नहीं किया और इस उग्र भीड़ ने 500 मीटर दूर तक इस झांकी पर पत्थरबाजी की। ये वही झांकी है जिस पर तिरंगा भी लगा हुआ है। पत्थर बरस रहे हैं। अबे खिड़की बंद करना। अबे मान ले क्या मान? अबे पत्थर क्यों बरस रहे हैं? हम भी पत्थर बरस रहे हैं। दिल्ली पुलिस को दंगों की पहली सूचना शाम 6:20 पर मिली और इसके बाद वहां भारी पुलिस बल पहुंच गया। बहुत तैनाती हो गई पुलिस की, लेकिन पत्थर बरसाने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस उन्हें काबू में नहीं कर पाई, बल्कि उग्र भीड़ ने इसके बाद पुलिस पर भी हमला कर दिया और कुल मिलाकर 8 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हो गए। इनमें एक पुलिसकर्मी को गोली लगी और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हिंसा करने वालों में सिर्फ बच्चे नहीं थे, बल्कि महिलाएं भी शामिल थी। तो सोचिए ये कैसा दंगा है जिसमें बच्चे भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, महिलाएं भी पत्थरबाजी कर रही हैं और ये महिलाएं हनुमान की झांकी और तिरंगे दोनों पर पत्थर फेंक रही थी। सोचिए अब भारत में ही रहने वाले, भारत की राजधानी में रहने वाले ये कौन लोग हैं जो तिरंगे से भी शायद इतनी नफरत करते हैं कि तिरंगे पर भी पत्थर बरसा रहे हैं। इस देश का कोई भी आम नागरिक हो, चाहे अपराधी भी हो, तिरंगे पर पत्थर फेंकने से पहले 1000 बार शायद सोचेगा। और चाहे किसी के ऊपर भी पत्थर फेंक रहा हो, लेकिन सामने अगर तिरंगा आ जाए तो ज्यादातर लोगों के हाथ रुक जाएंगे। तो आप यहां देख पाएंगे कि मोहल्ले के पूरे परिवार पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या मोहल्ले में, क्या परिवार का पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सब के सब हाथों में पत्थर लेकर वहां निकले हुए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने घटना वाले दिन रात 8 बजे तक इस स्थिति को अपने काबू में कर लिया था। हालांकि इस इलाके में तनाव अब भी है और आज जब पुलिस दंगों के दौरान गोली चलाने वाले इस आरोपी की पत्नी को हिरासत में लेने के लिए इस इलाके में पहुंची तो उस समय पुलिस पर एक बार फिर से पथराव किया गया। और एक लेटेस्ट अपडेट यह है कि अब से थोड़ी देर पहले पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसका नाम सोनू चिकना है और इसकी पत्नी का नाम सकीना बताया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 FIR दर्ज की हैं, जिनमें एक FIR दंगा करने वालों के खिलाफ है और एक FIR बिना परमिशन शोभा यात्रा निकालने वालों को लेकर है। ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है और उसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया गया है। क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन ले लिया है और आगे जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें हमारा जो फोकस है वो फोकस है एविडेंस कलेक्शन के ऊपर और जिनके खिलाफ एविडेंस निकलता है उनको पूछताछ करने के ऊपर और आगे की कानूनी कार्रवाई करने के ऊपर। ये दंगे दिल्ली के उसी जहांगीरपुर इलाके में हुए हैं जहां वर्ष 2020 में भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और इस दौरान इसी इलाके में दंगे हुए थे और सांप्रदायिक तनाव तब भी बहुत बढ़ गया था। आपको याद होगा उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे, वो उस समय दिल्ली में थे और उसी समय
ये दंगे कराए गए थे। और तब ये कहा गया था, ये आरोप लगे थे कि ये दंगे बहुत सुनियोजित तरीके से कराए गए थे तब, और ये दंगाई जो थे और जो इनके रिमोट कंट्रोल से इन्हें चलाने वाले लोग थे, उन्होंने सोच कर रखा था कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पहुंचेंगे तब ये दंगे कराए जाएंगे ताकि भारत को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद अंसार, जो इस मामले में मुख्य आरोपी है, उसने तब अपने इलाके की मुस्लिम महिलाओं को सड़क को घेर कर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तब भी उकसाया था। यानी ये उस समय भी इन लोगों का नेता बना हुआ था जब 2020 में दंगे हुए थे, और अब भी ये दंगों में शामिल है। इसलिए आज आपके मन में सवाल जरूर होगा कि बार बार इसी इलाके में ये दंगे क्यों होते हैं। तो आज हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी तहकीकात की, और इस दौरान हमने जो बातें सुनी आज, वो आप सबको चौंका देंगी। इसलिए ये बातें आप आज ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति ने तो हमें यह बताया कि हिंदुओं को मुस्लिम इलाके से और खास तौर पर मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा निकालने की आखिर जरूरत क्या थी। अगर शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो वो इसी तरह से जवाब देंगे। एक और महिला ने कहा कि मुसलमानों के हाथ में मेहंदी नहीं लगी है और वो भी मारना जानते हैं। और एक लड़के ने हमें यह बताया कि अब वो दबकर नहीं रहेंगे। ये बातें आज पूरे देश को ध्यान से सुननी चाहिए और देखना चाहिए कि भारत का संविधान भले किसी स्थान को हिंदू और मुस्लिम में नहीं बांटता, लेकिन इसी देश के कुछ लोगों ने भारत के अंदर ही सीमाएं बना दी हैं। ये कब हुआ कि इसी देश में कुछ इलाकों को हिंदुओं का इलाका माना जाने लगा, कुछ इलाकों को मुसलमानों का इलाका माना जाने लगा। और अब सोचिए, ऐसा जमाना अब आ गया है जहां लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि अब हिंदुओं की शोभा यात्रा मुसलमानों के इलाके से नहीं जाएगी, जैसे कि ये इलाका उनका हो गया। और इसी तरह से लोग अब ये भी कहने लगेंगे कि मुसलमानों की जो शोभा यात्राएं हैं अब वो हिंदू इलाके से नहीं जाएंगी। तो यानी हमने अपने ही देश में बहुत सारी सीमाएं, अपने ही देश में और बहुत सारे छोटे छोटे देश बना दिए हैं, और अब इन देशों में जाने के लिए भी यहां के लोगों को वीजा लेना पड़ेगा। और इन सीमाओं को तोड़ने का मतलब है पत्थर, आगजनी और दंगे। लेकिन आज जो बातें हमें यहां लोगों ने बताई, हम तो सुनकर हैरान हो ही गए। इतनी नफरत और इतना जहर किसी के मन में कैसे हो सकता है, आप भी सुनिए। मुसलमान के हाथ में मेहंदी थोड़ी लगा है, जब वो मारेगा हमको तो हम भी मारेंगे उसको। बार बार 4 बार, एक बार आने का मतलब क्या है? 4 बार आया, बार बार। क्या मुसलमानों के बच्चे लोग कुछ खाते नहीं है क्या? या दूध नहीं पीते माँ के, खाली हिंदू लोग ही पीते हैं। तो आमने सामने लड़ाई लड़ना है तो आमने सामने की लड़ाई लड़े। ऐसा क्यों लड़ते? ऐसे जाफराबाद में पीछे से आके लड़ाई लड़ने लगे। ये हर बार होता है, हर बार यहाँ बंद करके ले जाते हैं। वो रमजान नहीं रहता हर बार, लेकिन वो आते हैं ना तो देखते हैं कि मुसलमान भाई का इलाका आ गया, वो वहीं से बंद कर लेते हैं कि मस्जिद है। वो कल क्यों नहीं बंद किया? चलो बंद नहीं किया तो फिर यहाँ पे हम जब बोल रहे बंद करने, फिर वो लड़ाई का मूड क्यों बनाया? तो उनका लड़ने का मूड है भाई। हर जगह मुसलमान को नीचा दिखाया जा रहा है, और अब नहीं दिखेंगे, काट देंगे या कट जाएंगे। 2 काम में 1 काम करेंगे। तो अब आप देखिए कि दंगे अगर ना हो तो क्या हो। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कई लोगों ने हमें यह भी बताया कि इस इलाके में रोहिंग्या मुसलमान बड़ी संख्या में आकर रहने लगे हैं, और उस दिन दंगों के दौरान भी यही लोग सबसे ज्यादा पत्थर बरसा रहे थे। रोहिंग्या मुसलमान वो लोग हैं जो बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ करके भारत में आ गए हैं अवैध रूप से, और अब ये इसी देश के नागरिक बन गए हैं। हमारे ही देश के नागरिकों में ऐसे घुल मिल गए हैं कि अब इनका पता लगाना असंभव है। हमारे देश के लोग इस बात का तो पूरा हिसाब रखते हैं कि पिछले कुछ सालों में पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ गए, महंगाई कितनी बढ़ गई। वो सारे आंकड़े हमारे देश के लोगों के पास हैं। लेकिन इस दौरान रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या, अवैध शरणार्थियों की संख्या हमारे देश में कितनी बढ़ गई, इसके आंकड़े किसी को याद नहीं। हमें लगता है कि देश की सीमाओं से होने वाली घुसपैठ से हमारे लोगों को लगता है हमारा क्या लेना देना। लेकिन आज दिल्ली में जो हुआ है उससे यह पता चलता है कि शरणार्थियों के संकट को नजरअंदाज करना भारत जैसे देश के लिए कितना गंभीर हो सकता है। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बसे हैं, इनको प्रॉपर बुलाया गया था, और जो इन्होंने यहाँ ये सब करा वो यहाँ के लोग नहीं थे। मैं बता दीजिएगा, ये प्री प्लानिंग है इनकी। इधर कब से बसना शुरू हुआ? कब से बसना क्या चीज? कब से बसना शुरू हुआ बांग्लादेश? ये काफी टाइम हो गया जी, तो 20 के 30-40 साल हो गए। पहले धीरे धीरे करते रहे, अब धीरे धीरे आके जगह जगह मस्जिदें